So today's webinar topic is From Noise to Opportunity, Trading the Budget, Week Like a Pro. And speaker is Tilak. So Tilak, you can start. हेलो एवरीवन, दिस इज तिलक चौहान। सो आज का वेबिनार का टॉपिक है फ्रॉम नॉइज टू अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग द बजट विद लाइक अ प्रो। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कल जो है यूनियन बजट है और कल क्या हो सकता है, आगे क्या करना चाहिए, वो सारा हम ये वेबिनार में डिस्कस करें। सो अभी क्विकली मैं कैमरा बंद करता हूँ और लेट्स डाइव इनटू द वेबिनार पीपीटी एंड लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। सो सबसे पहले वेबिनार स्टार्ट करने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, जितने भी अटेंडीज है, जितने भी वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं, कि मतलब यूनियन बजट, आपको यूनियन बजट के बारे में क्या पता है, मतलब बेसिकली व्हाट इज यूनियन बजट। सो जो भी क्वेश्चन बॉक्स है आप आंसर कर सकते हो इस पे कि आपको यूनियन बजट जो है, आपको अगर यूनियन बजट के बारे में पता है कुछ तो आप डेफिनेटली आंसर कीजिए, तो मेरे को भी पता चलेगा कि जो वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं उसको कुछ आइडिया है कि नहीं है, तो मैं वो हिसाब से वेबिनार आगे कंडक्ट करूँ। कि तो अभी तक मेरे पास एक भी आंसर नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको जिसको यूनियन बजट के बारे में कुछ भी पता है कि क्या होता है, वो डेफिनेटली आंसर कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वेबिनार चालू करते हैं। ठीक है, मेरे पास 2-3 आंसर आ चुके हैं अभी कि यूनियन बजट क्या है, कैसे होता है। उसके पहले क्या है ना कि यस, अंकित गार्गो सर एब्सोल्युटली करेक्ट, कि मतलब ये जो ईयर है, गवर्नमेंट का जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करने वाले हैं, ये सारा डिस्कशन है। अगर कोई फाइनेंशियल पॉलिसी कुछ भी आ रहा है कि कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारा जो डिस्कशन है वो कल के सेशन में होगा। कल का जो यूनियन बजट है उस पे हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज यूनियन बजट। तो वेबिनार का फ्लो क्या है हम देख लेते हैं अभी, कि फ्लो ऑफ वेबिनार के जो बजट का वीक है वो नॉर्मल ट्रेडिंग वीक जो रहता है, कि नॉर्मल जो ट्रेडिंग डेज होता है उससे अलग कैसे होता है, कौन से सेक्टर्स हमको वॉच करने चाहिए, कि बजट का जो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है कि बजट के दिन क्या करना है, और बजट एक बार आ चुका है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू आफ्टर दैट। उसके बाद क्या रूल्स आपको अप्लाई करने चाहिए जो आप ये गेम जो है इसमें रह सकते हो। और लास्ट जो है हमने एक स्कैनर बनाया है कि एक बार बजट आ जाता है उसके बाद हमको क्या बेसिस पे स्कैन करके हमको फाइंड करना है, ये आपको पता चल जाए। ये बेसिकली फ्लो रहने वाला है वेबिनार का। अभी क्विकली मैं एक पोल लॉन्च करता हूँ कि तो जो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द बजट अनाउंसमेंट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बजट जब भी अनाउंस होता है वो टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में, ठीक है, कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी तभी रहता है कि जब भी बजट का अनाउंसमेंट होता है, जब भी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो स्पीच देते हैं, तभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉलेटिलिटी रहता है। अभी ये जो बजट वीक पे है वो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा पहले तो इंक्रीज होता है। अभी अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने की बात करता हूँ तो मैं एक बार सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर पे आके आपको अगर इंडिया वीक्स ही दिखा दूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर देखते हैं 1 जनवरी 2026, अभी इंडिया वीक्स तभी चल रहा था 9 पे, ठीक है। अभी 9 से सीधा हो गया है 13-14। इसका मतलब क्या है कि 50% इंक्रीज हुआ है। अगर देखते हो तो वॉलेटिलिटी जो इंडिया वीक्स है ये 50% इंक्रीज हो चुका है, अराउंड अराउंड 50% इंक्रीज हो चुका है। तो अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ बजट। बजट आ रहा है, इसके लिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुका है मार्केट में। तो एक बार बजट आता है, सारा अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद वापस आपको वॉलेटिलिटी नॉर्मल दिखने मिल सकती है। तो सबसे पहले तो यही आपको इंडिया विक्स का चार्ट दिखा दिया, सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा ये चार्ट, इंडिया विक्स आप सर्च कर सकते हो। तो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में 9 चल रहा था और अभी हाई उसने क्रिएट किया था 16 का, 27/1 को, और अभी फिलहाल चल रहा है 13.63 का। तो कल के दिन भी इंडिया विक्स शूटअप हो सकता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकता है। सो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया विक्स देख के मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वॉलेटिलिटी क्या है मार्केट में और क्या हो सकता है। उसके बाद क्या है कि फ्रीक्वेंट गैप्स और शार्प स्पाइक्स आ सकते हैं, मतलब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। और कोई पर्टिकुलर अगर ये आता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करते हैं जो लोगों के फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है, या फिर कोई सेक्टर के फेवर में, तो उसमें एकदम शार्प स्पाइक आ सकते हैं। और इसमें क्या है, यूजुअली बजट वीक में इसमें प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप यूज करोगे, इंडिकेटर यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे प्राइस एक्शन, उसका कुछ भी फायदा नहीं,
क्योंकि जो मूवमेंट होने वाला है वो सारा मूवमेंट आपका न्यूज बेस्ड ही है। जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं, जो बजट में आने वाला है, उसके बेसिस पे ही आपका मूवमेंट होने वाला है। तो आप ये जो प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स देख के ट्रेड करने वाले हो, तो अभी से कल के दिन पे ट्रेड मत कर। अगर ये सब ट्रेड करना है तो मत करना। यूजुअली इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड रादर देन टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन। ठीक है, क्योंकि जो भी मूवमेंट है प्योर न्यूज बेस्ड होने वाला है। तो ये याद रखना कि इंडिकेटर्स लैग प्राइस, और न्यूज जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी क्रिएट कर सकता है कभी कभी। तो ये कुछ स्पेसिफिक आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग रूल्स रहते हैं, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग द बजट और बजट वीक। तो ये आपको याद रखना है। और अभी क्विकली मैं 30 सेकंड का एक ब्रेक लेता हूँ कि कोई भी अगर क्वेश्चन है कि अभी जो भी हमने देखा अभी तक उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, या फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तो मेरे को फिलहाल कोई भी क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं। आई होप सबको क्लियर है जो अभी तक कवर किया है मैंने। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने क्या है ना कि इधर 15 ईयर्स का बजट का डेटा लिया कि बजट के जो दिन है वो बेसिकली ओपन किधर हुआ है और क्लोज किधर हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बजट के दिन पे कितना मूव करता है मार्केट। ठीक है, अभी अगर आप देखे हुए 2021 पे अराउंड 4% का इधर मूव आया था, 3.8% का मूव आया था। ओपन इधर हुआ था 13,758 पे और क्लोज हुआ था 14,281 पे। तो अगर आप देखते हो तो मतलब बेसिकली क्या है कि इधर आपको 15 ईयर्स का डेटा मेरे को देख के क्या मिल रहा है, पता चल रहा है कि अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट है तो आपको मूव काफी बड़े दिख सकते हैं, पॉजिटिव पे या फिर नेगेटिव पे। अगर 2023 की बात करें तो आपको नेगेटिव मूवमेंट मिला था -1%। तो ये बेसिकली क्या है कि 15 ईयर्स का बजट का डेटा है। तो इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि कितना बेसिकली मूव कर रहा है। तो अगर आप एवरेज निकालते हो इसका तो ऑन एन एवरेज 0.5% से 1% का मूव आपको मिल सकता है कि बेस्ड ऑन ओपन। पर ओपन जिधर हो रहा है उधर से जिधर क्लोज दे रहा है तो लगभग लगभग आधे से 1% का मूव आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो प्योरली डिपेंड करता है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट है। पर ये आपको पास्ट का डेटा एक बार आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि क्या हुआ है। ये पर्टिकुलर ईयर पे अगर मूव आया है तो वो अनाउंसमेंट क्या था, इसके बेसिस पे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली 15 ईयर्स का डेटा है। भी आगे हम लोग बात करते हैं कौन से सेक्टर्स पे वॉच रख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब बेसिकली क्या है ना कि सेक्टर्स फोकस आपका मेन है। अभी बजट जब भी आता है, ठीक है, अभी बजट के बाद है ना आप स्टॉक स्पेसिफिक से ज्यादा प्रेफर कर सकते हो कि सेक्टर स्पेसिफिक आप अगर ट्रेड करोगे तो बेटर है। क्यों? क्योंकि क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर नहीं चल रहा है और परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मतलब आपका क्या है कि लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसके बेसिस में क्या है ना कि अगर कोई सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस है जैसे कि निफ्टी डिफेंस है तो उसका ईटीएफ आपको पूरा ये सेक्टर का ले सकते हो। उसके वजह से क्या है कि आपका जो रिटर्न है वो आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्टर की अगर बात करता हूँ मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स का स्ट्रक्चर सेक्टर है। तो बेसिकली क्या है कि अगर केपेक्स अलोकेशन इंक्रीज होता है, रोड्स रेलवेज, तो इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रेलवेज भी आ गया, रोड्स भी आ गया, पावर भी आ गया। तो ये अगर केपेक्स इंक्रीज होता है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड ज्यादा कर रही है, ठीक है, तो कंपनीज के जो ऑर्डर बुक है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। और इसके हिसाब से क्या है कि मल्टी ईयर जो एग्जीक्यूशन साइकिल्स है तो आपको मार्केट में आपको दिख सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स पे, जैसे कि रेलवेज की बात करें, अगर रेलवेज की वंदे भारत जो ट्रेन है उस पे अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो मतलब बेनिफिशियल कंपनीज है उसमें एक पॉजिटिव मूव आ सकता है। तो फर्स्ट सेक्टर तो आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। तो इसमें मतलब लॉजिक क्या है कि अगर हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो हायर ऑर्डर मिलेगी, इन्फ्लोज मिलेगी, और उसके बाद क्या है कि अर्निंग्स आपको दिखेगी और री रेटिंग। तो ये हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है? नेक्स्ट सेक्टर है
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की अभी अगर लॉजिक की बात करें, अगर कि लोन ग्रोथ अगर हो रही है, असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो ये जो सेक्टर है लीडरशिप सेक्टर पोस्ट बजट हो सकता है कि स्टेबल टैक्स है, रेगुलेटरी स्टांस है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे। ठीक है, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये आपका एक हो सकता है कि सेक्टर टू वॉच। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये मतलब आपका मेन फोकस आपका डिफेंस पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि आने वाले कुछ सालों में जो हमारे डिफेंस प्रोड्यूस हो गए वो आगे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि डिफेंस पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी वो बेसिकली अगर इंक्रीज हो रहा है, तो डिफेंस का सेक्टर और डिफेंस की जो भी कंपनीज है जैसे कि HAL हुआ, BEL हुआ, ये सारे में एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये डिफेंस का सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर हो सकता है। और अगर बात करते हैं HAL और BEL के, एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो BEL अगर देखते हैं तो बजट वीक के पहले ही ऑल टाइम हाई के अराउंड है। ठीक है, तो अगर देखते हो तो इसने ब्रेकआउट दे चुका है, तो और अभी फिलहाल 450 पे ट्रेड कर रहा है। और HL की बात करते हैं तो इसने थोड़ा करेक्शन दिया है, पर ये जो क्या है कि ऑल टाइम हाई जो इसका 5400 5500 के अराउंड है, इससे का अच्छा खासा मतलब क्या है कि करेक्शन के बाद इसने अच्छा खासा एक अप मूव दिया है। तो अभी सारा जो है फोकस बजट पे रहेगा कि बजट पे क्या अनाउंसमेंट होता है, और इसके बाद ये इम्पैक्ट जो है वो आपको ये सेक्टर स्पेसिफिक जो स्टॉक्स है आपको इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी हुआ है ये आपको अगर सब क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कल के दिन पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और एक बार बजट अनाउंसमेंट हो सकता है तो क्या स्कैनर रन करके आपको स्टॉक आपको फिल्टर करने हैं, और आपको वो मतलब इजीली फिल्टर हो जाएगी। तो क्विक 30 सेकेंड का एक ब्रेक लेता हूँ मैं, कि कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि सबको क्लियर है, मेरे को अभी तक एक भी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली जो भी हम लोग ने कवर किया है, प्लीज डिस्कस दिस स्टॉक्स अगेन। तो बेसिकली मैंने सिर्फ दो स्टॉक डिस्कस किए हैं, निनाद सर, कि मतलब डिफेंस सेक्टर में सिर्फ दो स्टॉक डिस्कस किए थे, HAL और BEL। तो बेसिकली HAL का क्या है ना कि अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, ठीक है, तो वीकली चार्ट पे इसका ऑल टाइम हाई 5400 के अराउंड है, राइट। तो इसके बाद क्या है कि ये जो करेक्शन फेज था, इसके बाद इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, और अभी ये जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न है, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो इसमें काफी अच्छा अपमूव आने के चांसेस बनते हैं। ये बेसिकली क्या है कि डिपेंड करता है कि बजट अनाउंसमेंट क्या होता है डिफेंस के बारे में। उसके बाद क्या है कि अगर आप ये वीक का ये HAL का चार्ट देखते हो, तो वीक में पॉजिटिव 7.29% रिटर्न दिया है। तो बेसिकली क्या है कि बजट के पहले ही एंटिसिपेशन इसमें मिल रहा है कि मतलब थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट डिफेंस के लिए हो सकता है, इसकी वजह से लोग पहले से इसको बाय करके रख रहे हैं। तो अभी क्या है कि क्लियर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अभी हम लोग देखेंगे कि अगर अभी इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, अच्छा अनाउंसमेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म व्यू क्या है कि मतलब अभी 1-2 साल का नहीं, 3 to 5 years में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये जो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे बेनिफिशियल है। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने BEL मैंने डिस्कस किया था, तो BEL भी अगर डिस्कस किया था तो BEL में देखोगे तो ये वीक में 9.33% कम हुआ है। ठीक है, एक वीक में 10% बढ़ा है BEL। तो इसमें भी आप मतलब क्या है कि फोकस शिफ्ट हो चुका है लोगों का, कि बजट के पहले के वीक में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें अभी अच्छा खासा एक राइस आ सकता है कि आफ्टर बजट। ठीक है, तो पहले प्री एंटिसिपेशन पहले आपको दिख रही है दोनों स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो और 3 सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हो, जो है एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स, FMCG और कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। तो ये 3 सेक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हो। मेन फोकस आपका डिफेंस पे रहना चाहिए, रेलवेज पे रहना चाहिए, और एनर्जी और रिन्यूएबल पे आपका सेकेंडरी फोकस रह सकता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि ये सारे आपको सेक्टर्स फोकस में रखने हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब सेक्टर स्पेसिफिक आप देख सकते हो कि सेक्टर स्पेसिफिक में कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
तो वो भी देख सकते हो, या फिर पूरे सेक्टर का ETF अगर मिल रहा है आप ETF भी आप एक बार ये देख सकते हो। तो ये बेसिकली सेक्टर्स टू वॉच हमने कवर किया अभी। ठीक है, आई होप अभी तक जो हो रहा है, अभी तक जो एक्सप्लेन किया है मैंने वो क्लियर है। अभी अगर इम्पैक्ट ऑन गोल्ड, अभी स्टॉक मार्केट की तो बात कर ली, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे अगर इम्पैक्ट ऑन गोल्ड अगर देखते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन गोल्ड। अभी बेसिकली क्या होता है ना कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गोल्ड यूजुअली नेगेटिव परफॉर्म करता है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक मार्केट थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि गोल्ड में क्या इम्पैक्ट है। अभी गोल्ड का अगर देखते हो तो कल बहुत ही बड़ा मूव आया। अभी अगर कल गोल्ड का चार्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कल 12% से 11% से ज्यादा गिरा है, ठीक है। तो गोल्ड में बेसिकली क्या है कि ये जो रैली आया था, इसमें क्या है कि रैली जो आया था इसमें बहुत ही बड़ा भी करेक्शन। गोल्ड में अगर आप देखते हो वीकली चार्ट, ठीक है, वीकली ईयरली चार्ट देखते हैं अगर गोल्ड का, तो ईयरली चार्ट में ये ईयर में 10%, 10.49% का इंक्रीज अभी दिख रहा है। यूजुअली इसने हाई तो इसने 180 का मारा है और अभी 1,50,000 के अराउंड चल रहा है। और कंपेयर टू दिस अगर NSE कैश जो निफ्टी कैश है वो देखते हो तो उसने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है 3.1% का। ये जनवरी से अभी तक का ये जो है आपको ये दिख रहा है रिटर्न्स। तो बेसिकली इसमें भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जब जब गोल्ड का जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है, इसमें एक नेगेटिव परफॉर्मेंस निफ्टी में या फिर मार्केट में मिला है। अगर वीकली चार्ट भी अगर मैं देखता हूँ, ये जो है, ठीक है, 29, 20, 24, ये जब भी टॉप क्रिएट किया था इसने 2024, 2025 के अराउंड, तो जिधर प्राइस था, ठीक है, अभी भी फिलहाल निफ्टी इधर ही घूम रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ रिटर्न ही नहीं है। अराउंड 14, 15 मंथ्स का अगर आप देखते हैं तो जीरो रिटर्न आप इसमें मान सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप ये भी देखते हैं, ठीक है, कि लास्ट ईयर की बात करते हैं, लास्ट ईयर 2025 के अराउंड देखिए 24,200 के अराउंड था, अभी 25,320 के अराउंड। तो मतलब क्या है कि कंपेयर टू वर्ल्ड इंडेक्सेस, ठीक है, अभी साउथ कोरिया का इंडेक्स अगर देखते हैं, जापान का इंडेक्स देखते हैं, तो वो सारे में क्या है कि अच्छा खासा रिटर्न मिला है, ठीक है। साउथ कोरिया भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं एक साल में, जापान भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं और यूएस भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपेयर टू दैट अभी जो अपना निफ्टी जो है उसमें इतना अच्छा खासा रिटर्न मिला नहीं है। अराउंड 8 to 9% का रिटर्न आप मान सकते हो कि साल भर में इसने दिया है। तो ये बेसिकली ये जो है ये थोड़ा कंसर्निंग है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट या फिर क्वेश्चन बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो। ये जो हमारा मार्केट है, ये मार्केट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, मेजर रीजन क्या है। अगर आपको मेजर रीजन पता है तो आप कमेंट कीजिए इधर, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई अवर मार्केट इज नॉट परफॉर्म। एक ही मेन रीजन है जो मतलब सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी अटेंडीज है, जो भी ज्वाइन किया है, आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि ये मार्केट अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है अभी। नंदू कुमार सर बोल रहे हैं ट्रम्प टैरिफ। हाँ, ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है, ये वन ऑफ द रीजन है पर मेन रीजन नहीं है। अभी तक कोई मेन रीजन जो है वो मेरे को आंसर नहीं कर पाया है। अगर मैं देखता हूँ यूएस ट्रेड डील बोल रहे समीर सर, बिकॉज ऑफ टैरिफ बोल रहे जयवीर सर। नो, दिस इज नॉट द मेन रीजन। हम टैरिफ तो एक सेकेंडरी रीजन है, पर मेन रीजन अगर बात करते हैं, ठीक है, मेन रीजन जो है कि मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एफआईएस का सेलिंग लगातार बढ़ चुका है। अभी एफआईएस जो है, ठीक है, एफआईएस जो है 2025 में 1 लाख करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। मीनल इज सेइंग ग्लोबल अनसर्टेन। यस मीनू, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एफआईआई इज आउट गोइंग, दिस इज द मेन रीजन। वर्ल्ड अनस्टेबिलिटी, यस। रुपी ऑल टाइम लो, यस सर, रुपी ऑल टाइम लो पे है, ये भी रीजन है। नंदू कुमार एग्जैक्टली राइट, एफआईआई फ्लोइंग इनटू एशियन इंडेक्स, यस। तो दिस इज द मेन रीजन कि अपना मार्केट जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि 2025 का डेटा अगर देखते हैं तो 1 लाख करोड़ जो है अपने मार्केट से एफआईएस ने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर और ये कंसर्निंग हो सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग जो है अपन सिंगल डिजिट पे, ठीक है,
जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करते 2-3 साल पहले 18% था, ये साल डिक्रीज होके 8% हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स देख रहे हैं। ये मेन रीजन है ये कि नीनाद सिंह और ओन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, यस एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है, nil investment by corporate, which is INR fail leading to FI sell-off. Exactly. Add to that, Japan yen carry trade obligations. Absolutely correct, sir. Sabresh Singh is saying FI selling and high P. Absolutely correct. So I think जो भी ज्वाइन किया है, मतलब बेसिकली सबको प्रॉपरली पता तो है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो भी ज्वाइन किया है कोई न्यू भी नहीं है, तो सबको मतलब मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये हिसाब से आपको मतलब दिख रहा है कि अच्छा खासा आपको मतलब आंसर दे पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो है, ये 2-3 रीजन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, इसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अभी मेन जो है, अभी मार्केट का परफॉर्मेंस अगर एफ वापस आते हैं, तो मतलब अगर आप देखते हो ना कि मॉर्गन स्टैनली वगैरह जो है, वो लोग ने टारगेट तो काफी बड़े बड़े दिए। कोटक सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया है 32,000 2026 तक। मतलब ये जो है, मतलब टारगेट्स अचीवेबल लगते हैं, पर अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स वगैरह नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये टारगेट्स आपको आते हुए नहीं दिखे। ये बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज है, जो फर्म्स है, वो लोग ने टारगेट दी है अराउंड अराउंड 28,000 to 32,000 फॉर दिस ईयर 2026। भी निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 25,000, so that is a massive upside, right? Around 3 to 7,000 upside we are seeing. So this is the thing we are seeing right now. Which stock will be more in focus? स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो मैंने सेक्टर्स की स्पेसिफिक मैंने आपको बताया। स्टॉक फोकस जो है, मतलब अभी स्टॉक को आप एक नजरअंदाज कीजिए कि सेक्टर्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए कि कौन से सेक्टर पे अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। सेक्टर्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो मतलब बेसिकली क्या है कि कंपेयर टू स्टॉक, अगर मैं कोई डिफेंस का ईटीएफ वगैरह ले रहा हूँ, तो पूरा डिफेंस सेक्टर अगर आगे जा रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक से ज्यादा आपका सेक्टर स्पेसिफिक में एक अच्छा मूवमेंट आने की चांसेस ज्यादा। सो आई होप अभी तक जो भी हमने, ये काफी इंटरेक्टिव सेशन हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे, आई थिंक सबने आंसर किया है, तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंटरेक्टिव सेशन मेरे को चाहिए था। सो बेसिकली वी आर हैविंग दैट सेशन ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस। सो हम लोग यही बात कर रहे थे कि गोल्ड पे जो इम्पैक्ट है, कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट का क्या इम्पैक्ट है, कैसे हो सकता है। बेसिकली क्या है कि लोगों का साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, कि इफ स्टॉक मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे विल, वो लोग क्या करेंगे ना कि जो स्टॉक मार्केट में जो पैसे वो लोग ने इन्वेस्ट किए हैं, वो लोग क्या है कि स्टॉक मार्केट के जो पैसे है वो निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर गोल्ड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, तो वो लोग क्या करेंगे कि गोल्ड में से पैसे निकालेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मतलब बेसिकली ये साइकोलॉजी चलता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सबको पता ही रहेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं उधर से पैसे निकाल के मैं दूसरे एसेट क्लास में ये पैसे डाल दूंगा जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली आपको दिख रहा है। पर अभी जो इम्पैक्ट ऑन गोल्ड है ना, कि अभी थोड़ा गोल्ड पे लॉन्ग टर्म के लिए देखो, क्योंकि अभी जो क्या है ना कि गोल्ड पे रैली बहुत ही ज्यादा, ये अच्छी खासी रैली पहले से आ चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा धीरे धीरे करेक्शन चालू हो रहा है। तो अभी करेक्शन की अगर बात करते हैं तो कितना करेक्ट हो सकता है, उसके लिए आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आप देख सकते हो। अभी गोल्ड का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए मैं स्विंग लो और स्विंग हाई लेके एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइस रिट्रेसमेंट लिया मैंने, इधर ये स्विंग का लो ले लिया और इधर ये स्विंग का हाई ले लिया। ये बेसिकली आपके करेक्शन के इम्पोर्टेंट लेवल्स है। अभी पहला लेवल 50% का जो है वो तो अचीव हो चुका है, 1,49,000। अभी नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लेवल है 141 और 131। तो ये दोनों लेवल्स आपके आ सकते हैं आगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ता है गोल्ड में। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन गोल्ड हमने देख लिया कि क्या हो सकता है, कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड का क्या ह्यूमन का साइकोलॉजी है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि बेस्ट बजट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अभी कल के दिन में क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, कल के दिन में क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, उसकी बात अगर करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि
हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। अगर मूव मिल रहा है तो एक साइड पे या तो हाफ या फिर 1% से ज्यादा मूव मिलेगा अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे। तो इसके बेसिस पे क्या है ना कि एक लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है। बेसिकली अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना ही है, कल के दिन में ट्रेड करना ही है, अगर आपको करना ही है, तो आप ये लॉन्ग स्ट्रैडल आप इंडेक्स ऑप्शन में कर सकते हो। अभी किसको किसको लॉन्ग स्ट्रैडल पता है वो मेरे को एक बार आंसर कर दीजिए। व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रैडल? हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करते हैं, ठीक है। कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को तो मेरे को एक कमेंट में आंसर चाहिए। जॉर्ज सर इज आस्किंग इंडेक्स मूवमेंट शो वन मोर टाइम प्रीवियस ईयर्स। ओके जॉर्ज सर, मैं आपको ये इंडेक्स का मूवमेंट दिखा देता हूँ कि ये 15 इयर्स का निफ्टी का बजट डेटा है, ठीक है। ये बजट के दिन पे क्या मूव होता है ओपन से क्लोज का। बेसिकली 2011 से लेके 2025 का डेटा है ये, कि जिधर ओपन हुआ है और जिधर क्लोज हुआ है और कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका 15 इयर्स का बजट डेटा, ठीक है। मेरे को अभी तक कोई आंसर मिला नहीं है। नो आइडिया ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल। अच्छा, ठीक है। निनाद सर को पता नहीं है लॉन्ग स्ट्रैडल का। अगर किसी को पता है कि व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रैडल वो बता दीजिए मेरे को। नंदू कुमार, लॉन्गिंग एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन, यस करेक्ट। नंदू सर करेक्ट। कि लॉन्ग स्ट्रैडल बेसिकली क्या है ना कि हम लोग वॉलेटिलिटी से हम लोग खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक मूवमेंट चाहिए। मैं लॉन्ग स्ट्रैडल अगर मैं ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ तो मेरे को मूवमेंट चाहिए और मेरे को बड़ा मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अपसाइड मूवमेंट ये रहे या फिर डाउन साइड मूवमेंट रहे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए मार्केट। Buy C and P option with same strike price. Meenal, you are absolutely correct. Same expiry, yes, absolutely correct. हरीश सर, सेल नहीं करना हमको। हरीश सर यू आर रॉन्ग। सेल एटीएम प्यूट एंड कॉल नहीं, सेलिंग नहीं करते हम। लॉन्ग स्ट्रैडल में हम लोग सेलिंग नहीं करते। लॉन्ग स्ट्रैडल में वी बेसिकली बाई एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेम एक्सपायरी, ठीक है। सो ये कल का एक स्ट्रेटेजी हो सकता है कि लॉन्ग स्ट्रैडल अभी अगर वॉलेटिलिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि अच्छा खासा वॉलेटाइल हो सकता है, तो मैं एक लॉन्ग स्ट्रैडल का स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ कि जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो आप देखिए कि एट द मनी का कौन सा कॉल पुट है। एट द मनी का कॉल पुट जो है उसको आप दोनों कॉल और पुट दोनों आप लेके बैठ सकते हो, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या है कि आपका हेज हो जाता है। इसमें मतलब हम लोग ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लॉस लिमिटेड है। कि मतलब जितना मैंने प्रीमियम पे किया है, व्हाट प्रीमियम आई हैव पेड, राइट, तो उतना ही लॉस हो सकता है। पर प्रॉफिट का कुछ लिमिट नहीं है। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो मेरा प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड होता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर कोई वॉलेटाइल मार्केट है तो इसमें हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल का जो स्ट्रेटेजी है ये हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी आप याद रखिए कि इंट्राडे के लिए ही करो आप। इसमें मतलब कैरी फॉरवर्ड मत करो। कि जो भी मतलब वॉलेटिलिटी है इंट्राडे पे ही आती है। तो बेसिकली इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हो आप। ये एक आपका अच्छा खासा स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना ही है, ऑप्शंस में ट्रेड करना ही है, तो एक कॉल और एक पुट एट द मनी का या फिर जितने भी लॉट आप करते हो, आपको बेसिकली क्या है कि जितने कर रहे हो, मान लो आप 5 बाय कर रहे हो कॉल के, तो 5 आपको बाय करेंगे पुट के, ठीक है। तो ये याद रखना कि जितने कॉल के बाय कर रहे हो उतने पुट के बाय करो। स्ट्राइक और एक्सपायरी दोनों सेम रहो। ये बेसिकली ये आपका ऑप्शन का स्ट्रेटेजी हो सकता है। पर मैं जो है मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये इतना ट्रेडिंग का नहीं है तो आप ट्रेड मत कीजिए कल के दिन। आप देखिए कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। आप थोड़ा स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए क्या सेक्टर फोकस होने चाहिए। जैसे कि मैंने सेक्टर्स पे तो बता दिया कि कौन से सेक्टर्स फोकस होने चाहिए। उसमें देखिए कि अगर कोई स्टॉक जो है वो सेक्टर्स का कोई स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि रेलवे में कोई स्टॉक है आरबीएल, ठीक है, उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप धीरे धीरे फोकस बना सकते हैं। जो अभी डिस्कस किया कि वॉलेटिलिटी जो है बजट डे का ट्रेडिंग कर रहा हो तो मैं वॉलेटिलिटी को ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी है, ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी, नॉट नॉट ओपिनियन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये बेसिकली बजट डे का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है।
अभी नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बजट डे का, तो डिस्कस कर लिया कि बजट डे में क्या करना है, ठीक है। सर इज आस्किंग 350 पॉइंट्स मूवमेंट पॉसिबल। सर पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, इतना मूव आ सकता है। ये सारा डिपेंड करता है कि मतलब बजट में क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी अगर एल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है, एसटीटी डिक्रीज करने का कुछ अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आ सकता है इसमें। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि मतलब 350 पॉइंट्स के आपको 500 600 पॉइंट्स का भी मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो है, बड़े मूवमेंट का पॉसिबिलिटी तो मेरे को लग रहा है कि कल एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। विच स्ट्राइक्स टू यूज फॉर स्ट्रैडल। ये स्ट्रैडल जो लॉन्ग स्ट्रैडल का स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखते हैं, तो बेसिकली क्या है कि किधर मार्केट ओपन होता है उसके हिसाब से आप डिफाइन करोगे। अभी लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करते कि देखिए मार्केट ओपन किधर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो अभी निफ्टी किधर चल रहा है देखते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी चल रहा है 25,300 के अराउंड, राइट। तो एट द मनी अभी ये 25,300, अभी मान लेते हैं कि 25,250 या फिर 25,400 पे ओपन होता है, ठीक है। तो एट द मनी आपका वो हिसाब से बनेगा, राइट। तो जिधर ओपन हो रहा है वो हिसाब से आपको स्ट्राइक डिफाइन करनी है। कि भी मान लो निफ्टी जो है ओपन हो रहा है 25,400 पे, राइट। तो स्ट्राइक्स में यूज करूंगा 25,400 का, क्योंकि वो एट द मनी है। तो मैं वो एट द मनी जो 25,400 के कॉल और पुट है वो दोनों लॉन्ग कर दूंगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अभी कोई क्वेश्चन है मेरे को बताइए, वरना मैं आगे जो टेक्निकल क्वेरी बनाया है कि बजट एक बार अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद स्कैन करके कैसे हम आगे ये ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो अभी तक तो सारे क्वेश्चन जो है मैंने आंसर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी कोई न्यू क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है। तो अभी जो लास्ट पार्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ, जो है टेक्निकल क्वेरी का। टेक्निकल क्वेरी की अगर बात करते हैं तो मैंने बेसिकली क्वेरी कौन से बेसिस पे बनाई है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आपको क्वेरी और चार्ट चाहिए ना, तो आप इधर फाइल पे आइए, डाउनलोड फाइल्स पे आइए, go to MISC, click on overwrite and click on get file list. You will see 3101 webinar.zip. Click here and download. Go to chart, go to load chart and click on this chart. So this is the chart which I made, outperformance dot chart. So इसमें बेसिकली मैंने क्या ऐड किया है ना कि आउट परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहा हूँ कंपेयर टू निफ्टी, और स्ट्रेंथ कंपैरिजन के बेसिस पे मैंने क्वेरी बनाया, ठीक है। स्ट्रेंथ कंपैरिजन के साथ साथ एक साल का जो हाईएस्ट हाई रहता है, ठीक है, 1 ईयर का हाई जो रहता है, तो बेसिकली अगर इसमें स्टडी की बात करते हैं तो स्टडीज मैंने हाईएस्ट हाई 246 डेज का ऐड किया है डेली चार्ट पे। तो इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है ना कि बेसिकली 1 ईयर पे अराउंड अराउंड 245 से 250 सेशंस रहते हैं, ठीक है। तो मैंने 246 का ये लिया है, नंबर लिया है। तो 246 डेज के हिसाब से मेरे को जो भी हाईएस्ट प्राइस रहेगा वो मेरे चार्ट पे इंपुट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट हाई जो है वो 490 के अराउंड है, राइट। और साथ ही में मैंने वॉल्यूम ऐड किया है और मंथली पिवट्स ऐड किया। तो मंथली पिवट्स बेसिकली क्या है ना कि ये काफी अच्छा इंडिकेटर्स है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या है कि बाई साइड में ही देख रहे, सेल साइड में नहीं देख रहे। तो बाई साइड के हिसाब से मैंने सिर्फ पिवट और रेजिस्टेंस ऐड किए, सपोर्ट्स ऐड नहीं किए। अगर आपको सपोर्ट ऐड करने हैं तो राइट क्लिक करके आप ऐड स्टडी करके पिवट जो है पिवट मंथली सपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मंथली रेजिस्टेंस ऐड किया है। तो आपको अगर सपोर्ट भी चाहिए तो सपोर्ट भी ऐड कर सकते हो। और स्ट्रेंथ कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ कंपैरिजन बेसिकली क्या है ना कि दिस प्राइस डिवाइड बाय निफ्टी प्राइस, ठीक है। ये दोनों प्राइस जो अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसके बेसिस पे एक रेशियो निकलता है। और ये रेशियो मेरे को क्या बता रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है, अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी ये कौन से केसेस पे ऊपर जाता हुआ देखिए, ये स्टॉक अगर आपका पॉजिटिव क्लोज होता है कंपेयर टू निफ्टी, भी मान लो निफ्टी ने 1% का रिटर्न दिया आज और स्टॉक ने 2% का रिटर्न, तो ये बेसिस पे ये ऊपर जाएगा।
ठीक है, निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न है आज का और स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो ये बेसिस पे भी ये रेशियो ऊपर जाएगा। निफ्टी का जीरो रिटर्न है, मतलब एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है, और स्टॉक का पॉजिटिव रिटर्न, ठीक है, तो ये केसेस में भी ऊपर जाएगा। और एक जो है कि निफ्टी का जो रिटर्न है -2% है आज के दिन पे, और स्टॉक का रिटर्न है -1%, तो इसमें भी इसने आउट परफॉर्म किया स्टॉक ने 1% से, तो ये केस में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो रेशियो है ये ऊपर जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जितना रिटर्न निफ्टी ने दिया है उससे अच्छा रिटर्न अगर स्टॉक दे रहा है, तो इसमें हम लोग एक कंपैरिजन, रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है इसके बेसिस पे बोलते हैं कि स्टॉक इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी। मोहम्मद सर इज सेइंग कैन यू प्लीज शो क्वेरी पाथ अगेन। सर एक बार ये जो है ना फाइल पे जाके डाउनलोड फाइल्स पे जाइए, ओवरराइट करके एमआईसी पे जाइए और गेट फाइल लिस्ट, ठीक है, webinar.zip पे क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका चार्ट और क्वेरी दोनों आपका सेव होगा। तो चार्ट सेव होगा आपका, चार्ट पे आके लोड चार्ट पे आपको मिलेगा, आउट परफॉर्मेंस करके चार्ट है, और क्वेरी में अभी लोड करता हूँ। क्वेरी पे आना है, टेक्निकल क्वेरी पे आना है, ठीक है, इस पे आपको लोड करना है, इधर आपको आउट परफॉर्मेंस क्वेरी दिखता है। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि कंडीशंस जो है, हमने एक तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस का कंडीशन रखा है, और इसमें क्या रखा है कि ये जो है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है 5 डेज से, ठीक है, तो जो स्टॉक है कंटिन्यूअसली 5 डेज निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, हमने सबसे पहले तो ये रखा। और ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं हम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी अगर बात करते हैं तो ये हमने 1 ईयर का हाईएस्ट हाई रखा है, ठीक है, और वैसा रखा है कि ये जो हाईएस्ट हाई है उससे अभी जो स्टॉक चल रहा है 20% के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम का हमने ऐड करके रखा है कि जो भी एवरेज वॉल्यूम रहेगा 10 दिन का, उससे 10% या फिर उससे ज्यादा आज के दिन में वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। आरएसआई जो है हमने ऐसे ऐड किया है कि आरएसआई ओवरबॉट में नहीं होना चाहिए, कि हमने एक वैल्यू लिया है जो 60 का लिया है, तो 60 के नीचे अगर आरएसआई है तो इसमें क्या है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक मिलेंगे, कि किसमें अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है। एक और ऐड किया है कि मतलब पिछले 10 दिन का जो रिटर्न है उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 3% से या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस ऐड करके एक रिलेशन बना है अपॉर्चुनिटी वाला, कि जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और एक आपका बनाया है स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस का। तो ये अगर मैं रन करता हूँ, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी टोटल मार्केट के ग्रुप पे अगर मैं रन करके देखता हूँ तो आपको इस पे दिख जाएगा कि कौन से में अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कौन से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर्स है, ठीक है। अभी आपको 750 स्टॉक्स में से आपको दिख रहे हैं 10 स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर्स है। ये कौन से बेसिस पे इंडिकेट हो क्या है कि पिछले 5 दिन में लगातार इसने निफ्टी के परफॉर्मेंस को बीट किया है, ठीक है, 5 डेज कंटिन्यूस। ये ऐसा नहीं कि एक दिन ऊपर है, दूसरे दिन नीचे है, तीसरे दिन ऊपर है, कंटिन्यूस फॉर 5 सेशंस वी आर सीइंग दैट इट इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, ठीक है। तो 750 स्टॉक्स में से ये 10 स्टॉक्स आपको फिल्टर होके आ गए। तो ऐसे ही आप डे बाय डे डेली बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको एक जो स्टॉक है, 2-3 स्टॉक दिख रहे हैं सेम सेक्टर के, राइट, तो आपका वो सेक्टर पे ज्यादा फोकस बन सकता है। अभी एक क्वेरी आप रन कभी करोगे, अभी बजट का अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके 2 से 3 दिन के बाद आप एक बार रन करके देखिए कि कौन से स्टॉक आ रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद आप डेली रन कीजिए इसको, कि कौन से स्टॉक जो है जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर कर रहे हैं। इसमें अगर 2 से 3 स्टॉक सेम सेक्टर के निकलते हैं तो आपका वो सेक्टर आपका फोकस में हो सकता है। गौरांग सर इज सेइंग दिस इज एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और वी कैन यूज कंटिन्यूअसली। सर ये जो है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए ही है। अभी एक बड़ा इवेंट है बजट के लिए, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ कंपैरिजन से। पर ये जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट है ये कंटिन्यूअसली भी आप यूज कर सकते हो, इसमें वैसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आज के दिन पे यूज करना है फिर कल के दिन पे यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, यू कैन यूज दिस क्वेरी एंड चार्ट कंटिन्यूअसली एज वेल। आपको अगर कुछ लग रहा है कि इसमें आई कैन मॉडिफाई समथिंग, इसके लिए मैंने क्या है कि क्वेरी जो है प्रोटेक्ट नहीं किया है, जो भी मैंने बनाया आपके सामने बनाया है, ठीक है। अगर आपको यू नीड एनी हेल्प टू मॉडिफाई दिस, व्हाट इज द ब्लू लाइन ऑन चार्ट,
ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि एक साल का हाईएस्ट हाई वैल्यू क्या है। हमने एक साल का जो ट्रेडिंग डेज है ना डेली टाइम फ्रेम पे हमने वो लिए है कि एक साल पे हम लोग मान रहे हैं कि एक साल पे ट्रेडिंग डेज 246 है। 246 ट्रेडिंग डेज है, इसके हिसाब से मेरा हाईएस्ट हाई बन रहा है कि एक साल के हाईएस्ट हाई पे भी जी शिप चल रहा है। अभी जी शिप की अगर बात करते हैं तो इसको मैंने ट्विटर पे 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि 1166 के लेवल पे मैंने डिस्कस किया था इसको। इस स्ट्रॉन्ग कंसल्टेशन के बाद इसने एक आउट परफॉर्मेंस एक ब्रेकआउट कैंडल दिया था। उसके बाद अगर देखते हो तो 2 ही दिन में इसने R4 को क्रॉस किया। ठीक है, बहुत ही बड़ा मूव किया सिर्फ 2 दिन में। तो ये जो है ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर डिस्कशन आपको देखना है तो आप ट्विटर को भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो आप, जिसमें क्या है कि मैं बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक में उसमें ज्यादा इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो ट्विटर में अगर देखते हो तो जी शिप में 2 दिन में ये इतना अच्छा मूव मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में डिस्कस करते रहता हूँ ट्विटर पे, तो आप फॉलो कर। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का जो वेबिनार डिस्कशन था, ये डिस्कशन इसके बेसिस पे ही था कि बजट के बेसिस पे हम लोग ने इन डेप्थ जाना, अलग अलग ये देखा। ठीक है, कि अलग अलग इंडिकेटर्स देखे गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि बजट डे पे क्या करना है। बजट एक बार हो जाता है उसके बाद आप क्या करना है, कंपैरिजन करके कैसे आप कर सकते हो, ये सारा हमने देखा है। अभी अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। आई होप कि ये जो सेशन हुआ है, ये सेशन में जो भी क्लियर कवर किया सब क्लियर है। आप मीनल इज सेइंग वेरी गुड सेशन। तो ऐसे ही सेशंस अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आपकी फीडबैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फीडबैक आपको मतलब दे सकते हो कि अगर आपने कुछ नया सीखा, ठीक है, या फिर आपने ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें कुछ नया और ऐड कर सकते हैं, तो ये सारे फीडबैक आप दे सकते हो। आप हमको मेल कर सकते हो support@spidersoftwareindia.com। अगर आपको सेशन में कुछ भी अच्छा सीखने मिला, कुछ नया सीखने मिला, तो आप डेफिनेटली एक ईमेल कर दीजिए सपोर्ट पे, या फिर आपको मेरे से बात करनी कुछ डिस्कस करना है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो 0223501838 पे, या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो।